बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको लिटरली हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं, स्केयर है, फ्राइटेंड है, डर से रिलेटेड सारे के सारे जो सेंटेंसेस है, वर्ड्स हैं, उनको हम कैसे यूज करना है सेंटेंस में, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। द सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग, इट विल हार्डली बी 15 मिनट्स। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड वॉच इट टू द एंड। पूरा देखिएगा क्योंकि इन सेंटेंसेस को आपको सुनना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू यूज दीज सेंटेंसेस इन योर कॉन्वर्सेशन, राइट? क्योंकि इनको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। जैसे वो मुझे डरा रहा है, मान के चलिए आपको बताना है कि वो मुझे डरा रहा है, तो इसको बोलने का नॉर्मल तरीका है ही इज स्कैरिंग मी। स्केयर का मतलब होता है डरना, डराना। ही इज स्कैरिंग मी। पूरा सेशन देखिए, इन चीजों को दोबारा दोबारा यूज करेंगे अलग अलग सिचुएशन में। ओके, अगर हमको दूसरी बात किसी से कहनी है, ये चीज डरावनी है, कोई चीज अगर डरावनी होती है तो आप कह सकते हैं इट्स टेरिफाइंग। टेरिफाइंग भी डर से रिलेटेड वर्ड है, सो इट इज टेरिफाइंग। या फिर आप ये भी कह सकते हैं इट्स स्कैरी। इट्स स्कैरी, चलिए मैं यहां पर लिख करके बता देता हूं, थोड़ा स्पेलिंग भी क्लियर हो जाएंगी। सो अगर कोई चीज डरावनी है इट्स स्कैरी, और अगर कोई मुझे डरा रहा है तो ही इज स्कैरिंग मी। किसी चीज से मुझे डर लग रहा है, सो इट्स स्कैरी फॉर मी, वो मेरे लिए डरावनी है, राइट? तो मुझे कोई डरा रहा है, ही इज स्कैरिंग मी। अगर हमको ये कहना पड़े मुझे डर नहीं लगता, अब मुझे अगर डर नहीं लगता है तो हम इसको कहेंगे आई एम नॉट अफ्रेड। अगर मैं ये कहूं मुझे डर नहीं लगा था, तो आई वॉज नॉट अफ्रेड, वॉज लगा देंगे यहां पर। मुझे प्रेजेंट में कंटिन्यूटी बता रहे हैं, डर नहीं लगता है, तो एम के साथ इस बात को कहा जाएगा आई एम नॉट अफ्रेड, यानी कि मुझे डर नहीं लगता है। या फिर और ज्यादा कंटिन्यूटी बतानी है तो फियर वर्ड का भी यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं आई हैव नो फियर, यानी मुझे डर नहीं है। सो आई हैव नो फियर, यानी कि मेरे दिल में डर नहीं है किसी भी चीज का। आई एम नॉट अफ्रेड, यानी कि मुझे डर नहीं लगता है, राइट? तो लिटरल इनका टेंस से मिलान नहीं किया जा सकता। ये चीजें आपको याद ही करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि रट्टा लगाना है। जब आप रिपीटेडली अलग अलग सिचुएशन में इन चीजों को सुनेंगे तो लॉजिक समझ में आ जाएगा, व्हाई वी आर स्पीकिंग दीज सेंटेंसेस दिस वे, राइट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस कि मुझे उससे डर नहीं लगता। अब मान के चलिए मुझे किसी से डर नहीं लगता है, सो प्रेजेंट है कि आई एम नॉट अफ्रेड, मुझे डर नहीं लगता है, मुझे उससे डर नहीं लगता है, तो ऑफ यूज करना पड़ेगा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिम। मुझे उससे डर नहीं लगता है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, यानी उससे डर नहीं लगता है। अगर मैं ये कहूं कि मुझे इंटरव्यू से डर नहीं लगता है, सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इंटरव्यू, राइट? मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता है, सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैट। उससे डर नहीं लगता है, राइट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम डर क्यों रहे हो। अगर हमको किसी से पूछना है तुम डर क्यों रहे हो, मान के चलिए प्रेजेंट में है, आईएनजी वगैरह लगाने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं लगता है यहाँ पर। प्रेजेंट में कोई बंदा अगर डर रहा है, उसकी अवस्था डरी हुई लग रही है, तो नॉर्मल कह दिया जाएगा व्हाई आर यू अफ्रेड। अगर कोई डरा हुआ है तो ही इज अफ्रेड। पूछना है तुम डर क्यों रहे हो, व्हाई आर यू अफ्रेड, तुम डर क्यों रहे हो। एक वर्ड होता है फ्राइटेंड। देखिए, फ्राइटेंड वर्ड को भी यूज किया जाता है, ये भी डर से रिलेटेड है। दो वर्ड्स हैं, फ्राइटेंड है और हॉरर। ये दो वर्ड्स हैं। देखिए, फ्राइटेंड का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे कि कोई अगर बंदा डरा हुआ मुझे लग रहा है, मैं उससे पूछूं तुम डरे हुए क्यों हो। देखिए, एक हुआ हम कह सकते हैं व्हाई आर यू अफ्रेड, या फिर आप इसी चीज को ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाई आर यू फ्राइटेंड। व्हाई आर यू फ्राइटेंड, फ्राइटेंड है मतलब उसकी अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग है उसका, मुझे डर में लग रहा है वो। व्हाई आर यू फ्राइटेंड या फिर व्हाई आर यू अफ्रेड, दोनों तरीके से इस चीज को आप कह सकते हैं। व्हाई आर यू अफ्रेड जब हम कह रहे हैं तो हो सकता है वो आने वाले किसी काम के लिए भी डरा हुआ हो, कुछ काम करने जा रहा है और हम उसे कहें यार तुम डर क्यों रहे हो इस काम को करने से, सो व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ डूइंग इट, राइट? या फिर अगर उसकी स्टेट ऑफ बीइंग की मैं बात करूं, तुम डरे हुए क्यों हो, सो व्हाई आर यू फ्राइटेंड। आई होप ईडी फ्राइटेंड कह करके हमने उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बताई है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि अफ्रेड कहाँ यूज करना है, फ्राइटेंड कहाँ यूज करना है। एक कई बार आपने वर्ड सुना होगा हॉरर। देखिए, हॉरर का मतलब होता है डरावना। स्पेशली ये वर्ड यूज होता है ड्रामा के, सिनेमाज हैं, फिल्म वगैरह हैं, बुक्स है, कोई भी चीज डरावनी, कोई भी कंटेंट जहां पर यूज किया गया कुछ सुपर चीजों का जो डरा सकती है किसी व्यक्ति, तो वो हॉरर कंटेंट होता है। कोई मूवी है जिसमें आत्माओं की बात हो रही है, डरावनी चीजों की बात हो रही है, तो कुल मिलाकर के वो हॉरर मूवी है, राइट? लेकिन हॉरर डरने के लिए, अवस्था के लिए यूज नहीं किया जाएगा, वो केवल उन चीजों के बारे में बात करने के लिए यूज किया जाता है। तो स्पेशली एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ये वर्ड है, तो आप ये कह सकते हैं दैट्स ए हॉरर बुक, वो एक डरावनी किताब है। या फिर ये कहा जा सकता है दैट्स अ हॉरर मूवी, यानी कि वो एक डरावनी फिल्म है। तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं तो वो हॉरर हो सकता है, राइट? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर हमको कह रहे हैं कि डरो मत, मान के चलिए हमको किसी को कहना पड़े कि डरो मत, तो आप नॉर्मल कह सकते हैं डोंट बी अफ्रेड।
कहने का तरीका यही है, ऐसी अवस्था मत रखो अपनी। लिटरल अगर हम इसकी बकिया उधेड़ेंगे कि बी क्यों लगा रहे हैं, इस तरीके से क्यों बोला जा रहा है, तो एक्चुअल में कोई दूसरे सेंटेंसेस से इसका नाता नहीं है, ये अपने तरीके से बोला जाता है। डोंट बी अफ्रेड, यानी आपकी अवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप डरे हुए हों। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ डूइंग इट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इंटरव्यू, डोंट बी अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू हर, गो स्ट्रेट एंड टॉक टू हर। डोंट बी अफ्रेड ऑफ टॉकिंग टू हर, यानी उससे बात करने में डरो मत। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने एक बुरा सपना देखा। अब देखिए, बुरा सपना बहुत सारी चीजें हैं। मैंने एक बुरा सपना देखा, देखने के लिए कई तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन नेचुरल तरीका होता है उसको बताने का। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, 1 मिनट लूंगा मैं आपका, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना लगभग एक वीडियो अपलोड करते हैं हम। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस के 2 फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर आप अकेले प्रैक्टिस करते रहेंगे, ट्रांसलेशन बनाते रहेंगे, ग्रुप में क्या होता है, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके साथ आप रियल सिचुएशन में जब बात करेंगे तो आपको पता चलेगा नेचुरली इस सिचुएशन में क्या कहा जाना है, एक सेंटेंस को कितने तरीके से कहा जा सकता है। और वहां पे सिर्फ वैसा नहीं, आप चैटिंग करते हैं, आप किसी के साथ भी फोन पे बात कर सकते हैं। जब आप फोन पे बात करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने की आदत पड़ेगी। समझ सब कुछ आता है बिकॉज यू ऑलरेडी नो इंग्लिश, बट when you try to speak in English, you get stuck just because you're not into the habit of speaking the sentences fast and continuously अगर आपको बोलना है, you will have to develop the habit of speaking, right? तो वो कैसे पड़ेगी आदत? ओनली बाय स्पीकिंग। तो ग्रुप में 200-300 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप उनके साथ फोन पे बात कर सकते हैं। तो फोन पे बात करेंगे किसी मुद्दे पे, जब सेंटेंसेस बोलेंगे तो आदत में पड़ेंगे। और ज्यादा उससे और ज्यादा उसमें और क्या फैसिलिटी मिलती है, गूगल मीट है, जूम है, जब आप फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं लोगों के, तो लोग क्या करते हैं, अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ग्रुप में लिंक डाल देते हैं, लोग उनकी मीटिंग ज्वाइन करते हैं। तो आपस में जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे ग्रुप में बैठ के, तो पता चलेगा पब्लिक में आप कितना बोल पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस आएगा। और शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती है, वहां पर भी हम सिंपली 2 घंटे के लिए आते हैं, और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस हैं, ग्रामेटिकल रूल्स हैं, और जो चीज़ें नहीं बन पा रहे हैं सेंटेंस, उन सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं, उनकी ग्रामर साथ के साथ समझते हैं। तो 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बिताएंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे लाइफ से रिलेटेड, और उनकी ग्रामर, यूसेज, उनके ऑल्टरनेट साथ के साथ समझेंगे। 15-20 दिन में कंसेप्ट और छोटे छोटे डाउट्स, जो छोटी छोटी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, जो चीज़ें चाहिए फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए, वो सब कुछ ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस में आइए, मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा, फीस की ज़्यादा चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट हम चार्ज करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। मैंने एक बुरा सपना देखा। देखिए, सपना देखने के लिए नॉर्मली कहा जाना चाहिए आई हैड ए बैड ड्रीम, आई एक्सपीरियंस ए बैड ड्रीम। कहा मतलब कहने का तात्पर्य है आई हैड यानी आई कंज्यूम, आई एक्सपीरियंस। तो कहने का ये तरीका है, कौन से शब्द यूज होंगे कौन सी अवस्था में, आई हैड ए बैड ड्रीम। आप अगर ये कहना चाहें तो आप कह सकते हैं आई सॉ ए बैड ड्रीम, आप ऐसे भी कह सकते हैं। आप ये भी कहना चाहें तो कह सकते हैं आई वॉज इन अ बैड ड्रीम। हालांकि मैसेज तीनों बातों का ठीक है, पहुंच रहा है, क्योंकि ग्रामेटिकली सेंटेंस ठीक है, राइट। लेकिन एक नेचुरल तरीका है आई हैड ए बैड ड्रीम। अगर आपको बताना पड़े कि मैंने एक डरावना सपना देखा, देखिए डिफरेंस समझिएगा, बोर नहीं होना है, डिफरेंस समझिएगा, अगले सेंटेंस से डिफरेंस और ज्यादा समझ में आएगा। मान के चलिए आपने सोते वक्त एक डरावना सपना देखा है, तो उसको बताने का अलग तरीका है। आप उसको ऐसे कह सकते हैं आई हैड ए स्कैरी ड्रीम, आई हैड ए स्कैरी ड्रीम, यानी मैंने एक डरावना सपना देखा। लेकिन अगर हमें यह कहना पड़े उससे मिलना किसी बुरे सपने से कम नहीं था, ये सपना क्या है, ये सोते हुए नहीं देखा जा रहा है, ये कहावत है, ईडीएम है, उससे मिलना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो वो ये जो बुरा सपना है, बुरा एक्सपीरियंस, इसको कहते हैं नाइटमेयर। नाइटमेयर वर्ड का यूज करना पड़ेगा इस अवस्था में। तो आप कहेंगे मीटिंग हिम वाज नो लेस देन अ नाइटमेयर। ग्रामर आई होप इस लेवल की समझ में आई रही होगी। तो मीटिंग हिम वाज नो लेस देन अ नाइटमेयर। नाइटमेयर वो होता है बुरा एक्सपीरियंस, जिसको हम इडियोमेटिकली बुरा सपना कह देते हैं। सो वो नाइटमेयर यूज होगा, राइट। अगर आपने सोते हुए बुरा सपना देखा है, सो आई हैड ए स्कैरी ड्रीम, तो मैंने डरावना सपना देखा। आई होप यू गॉट द डिफरेंस। कितने सारे वर्ड्स अभी तक हमने यूज करे हैं, स्कैरी, फ्राइटेंड, अफ्रेड। एक और वर्ड होता है फियर। फियर का मतलब भी डर है, लेकिन उसको कैसे यूज करेंगे अभी ऊपर हमने यूज कर लिया है। ट्राई टू रिमेंबर, याद करने की आप कोशिश करिए कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। सो आई हैव नो फियर ऑफ एनीथिंग, ये एक सेंटेंस बना दिया आपने। या फिर नॉर्मल अगर और नेचुरली कहें, सो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, मुझे कोई डर नहीं है। आई हैव नो फियर, मुझे कोई डर नहीं है,
राइट। सो किसकी बात कर रहे हो? मान के चलिए किसी बंदे ने कहा मीटिंग हिम वाज नो लेस देन अ नाइटमेयर, उससे मिलना कोई बुरा सपने से कम नहीं था। अब बंदा पूछ रहा है किसकी बात कर रहे हो? अब देखिए इसमें थोड़ी सी ग्रामर हमको समझनी पड़ेगी, किसकी बात कर रहे हो, ये वर्ड ऑर्डर थोड़ा सा देखना है, शब्द कहाँ लगेंगे। सो हु आर यू टॉकिंग अबाउट, अबाउट लास्ट में चला जाएगा, हु आर यू टॉकिंग अबाउट। अगर आप टेक्निकली सेंटेंस बनाना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं अबाउट whom आर यू टॉकिंग, विद whom आर यू गोइंग, आप ये भी कह सकते हैं, या फिर और नेचुरली कहने के लिए हु आर यू गोइंग विद। whom जो वर्ड है whom, वो एक्चुअल में नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं होता है, वो एक फॉर्मल वर्ड है, और अभी अभी जो मॉडरेट इंग्लिश है इसमें यूज करना उसको छोड़ दिया गया है। तो हु से ज्यादातर सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं इस तरीके के। सो हु आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी किसकी बात कर रहे हो, तुम किसके साथ बैठे हो, हु आर यू सिटिंग विद, तुम किससे बात कर रहे हो, हु आर यू टॉकिंग विद। तो लास्ट में चला जाएगा ये सारा का सारा इस प्रकार का क्वेश्चन। सो हु आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसकी बात कर रहे हो, वही जिसकी तुम हमेशा तरफदारी करते हो, वही जिसकी तुम हमेशा तरफदारी करते हो। यहाँ वही पर हमको एम्फेसाइज करना है। सो द वन, वही यानी कि द वन यू ऑलवेज फेवर, जिसके तुम हमेशा तरफदारी करते हो। अब होता क्या है, हम जबरदस्ती ग्रामर भी यूज करने की कोशिश करते हैं, हालांकि उसको यूज कर लेंगे तब भी गलत नहीं होगा। द वन हु यू ऑलवेज फेवर, हु अगर लगाना चाहे यहां पर द वन के बाद तो आप यूज कर सकते हैं द वन हु यू ऑलवेज फेवर, लेकिन इट इज नॉट कंपलसरी। अगर आप नहीं लगाएंगे तो और ज्यादा सेंटेंस नेचुरल साउंड करेगा, छोटे से छोटा हमारा सेंटेंस होना चाहिए। मान के चलिए किसी बंदे ने पूछा हु आर यू टॉकिंग अबाउट, द वन हु यू ऑलवेज फेवर, जिसके आप हमेशा फेवर में रहते हैं या करते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर तुम उससे इतना चिढ़ते क्यों, मान के चलिए हमको किसी से पूछना है तुम उससे इतना चिढ़ते क्यों हो, अब कंटिन्यूटी पूछ रहे हैं, चिढ़ते क्यों हो, तो रहा रही ये चीजें नहीं लानी है। रिपीट करते जाइए, सुनते जाइए, खुद से साउंड्स याद हो जाएंगे एंड यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फॉर्मिंग द सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। सुनने का ज्यादा से ज्यादा सुनना है आपको, इंग्लिश अपने आप समझ में आ जाएगा, लॉजिक। नाउ तुम उससे इतना चिढ़ते क्यों हो, सो व्हाई आर यू अनॉयड विद हिम, व्हाई आर यू सो अनॉयड विद हिम। अगर प्रेजेंट अवस्था होती है तो इसी तरीके से बोल दिया जाएगा व्हाई आर यू सो अनॉयड विद हिम, यानी आपकी अवस्था ऐसी क्यों है, कंटिन्यूअसली आप उससे चिड़े चिड़े क्यों रहते हो, तुम उससे इतना चिढ़ते क्यों हो। तो एनालिसिस करें तो हिंदी का एक्शन में मीनिंग ये है उससे चिड़े हुए क्यों रहते हो। गेटिंग माय पॉइंट। सो व्हाई आर यू सो अनॉयड विद हिम, विद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत हमारे सेशंस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिएगा। ओके, सो व्हाई आर यू अनॉयड विद हिम, आप उससे इतना चिढ़ते क्यों। एनॉय मतलब है चिढ़ना। सो वो इतना शरीफ नहीं है जितना वो खुद को दिखाता है, वो इतना शरीफ नहीं है जितना वो खुद को दिखाता है। तो सिंपल तरीके से देखिए, ही इज नॉट एज इनोसेंट, he is not as innocent as he pretends to be, as he pretends to be, जितना वो होने का दिखावा करता है। प्रिटेंड का मतलब ही होता है दिखावा करना, यानी कि इस चीज को आपने ऐसे कह दिया। अगर आप कहना चाहें तो आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, he is not as innocent as he portrays himself, जितना वो खुद को पोर्ट्रे करता है। so he is not as innocent as he pretends to be, जितना वो दिखावा करता है होने का, टू बी यानी होने का। सो ही इज नॉट एज इनोसेंट एज ही प्रिटेंड्स टू बी, वो इतना शरीफ नहीं है जितना होने का दिखावा करता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम खुद का ख्याल रखना, तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए इसमें एक थोड़ी सी ग्रामर की बहुत ही ज्यादा कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर लोग कर देते हैं, तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। देखिए मैं डिफरेंस बताता हूँ कहाँ गलती हो जाती है। यू शुड टेक केयर ऑफ यू, देखिए नॉर्मली जब हम बोलने पे आते हैं ना तो हम ये छोटी छोटी चीजें छोड़ देते हैं। अगर हम कहें यू शुड टेक केयर ऑफ यू, तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, जब हम खुद की बात करें या अपने की बात करते हैं तो योर सेल्फ का इस्तेमाल करना है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जैसे अगर मैं ये कहूं कि अपने आप को देखो या अपनी तरफ देखो, तो नॉर्मली एक सेंटेंस आएगा ट्रांसलेशन के हिसाब से लुक एट यू, राइट। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा ग्रामेटिकली, लुक एट योर सेल्फ, अपने आप को देखो, अपनी तरफ देखो, लुक एट योर सेल्फ। जब बंदे के खुद की बात हो रही है तो योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये चीजें सेल्फ लगाना ज्यादा जरूरी हो जाता है इस कंडीशन में। आई होप यू गॉट द डिफरेंस। अगर हम ये कहें खुद को देखो तो लुक एट यू नहीं कहना है, लुक एट योर सेल्फ, खुद को देखो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगर एक सेंटेंस हमको बोलना पड़े अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, ये एक्चुअल में क्या है, अपने आप में एक इडियोमेटिक सेंटेंस है, राइट। तो इसी चीज को बोलने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमको अडॉप्ट कर लेनी होती हैं। 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे विच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, राइट, ट्रांसलेट नहीं की जा सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सुनना है ताकि पता चले कि इस सिचुएशन में क्या कहा जाता है नेचुरली,
राइट। सो टेक अ लुक इन द मिरर, ये नॉर्मल अंग्रेज कहेगा इस सिचुएशन में तो वो ये कहेगा। हम समस्या क्या है, हम क्या करते हैं, हम हमेशा से ये प्रैक्टिस करते हैं कि इन शब्दों को इंग्लिश में कैसे कहें, जबकि सिचुएशन समझ के हमें सीखना ये होता है इस सिचुएशन में क्या कहें। राइट। सो टेक अ लुक इन द मिरर, यानी कि अपने गिरेबान में झांक करके देखो। हालांकि इसका मीनिंग और भी कई जगह पे दूसरा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां आपको कहना है अपने गिरेबान में झांको या खुद पे थोड़ा ध्यान दो, पहले खुद को देखो, सो टेक अ लुक इन द मिरर ये कॉमन एक्सप्रेशन है सिचुएशन में कहने के लिए। राइट। टेक अ लुक इन द मिरर ऐसा भी कहा जा सकता है, मान के चलिए कोई मेकअप करके आया और आपको कहना है कि भैया अच्छे नहीं लग रहे हो, टेक अ लुक इन द मिरर, यानी एक बार गौर से देखो। राइट। तो कई कंटेक्स्ट में एक सेंटेंस यूज हो सकता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे सलाह देने के बजाय तुम खुद को सुधारो। अब देखिए ऐसा होता है ना, इन सेंटेंसेस को हम लिटरली बिना फीलिंग को समझे ट्रांसलेट कर देते हैं, बस वही नहीं करना है। यानी कि खुद पे ध्यान दो, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आओ, मुझे सलाह देने के बजाय खुद को सुधारो। सो इसमें ग्रामर समझेंगे थोड़ी सी। सो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग मी, इंस्टेड ऑफ एडवाइजिंग मी, यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ। Instead of advising me, you should work on yourself, या फिर instead of criticizing me, you should work on yourself. When I work on something, it means I'm trying to improve it. Right? So work on yourself, यानी कि आपको खुद में सुधार करने की जरूरत है। I hope you got the point। अगर हम कहें कि आपकी इंग्लिश थोड़ी सी खराब है और इसको आपको सुधारने की जरूरत है, राइट, तो your English is not good, you need to work on it, you need to work on it, यानी कि इसमें सुधार की जरूरत है। आई होप वर्क ऑन कहां पर यूज करते हैं,